अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हम मौजूद हैं और यहां पर हम आपको एक बड़ी ही फेमस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मुलाकात करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। मेडिकल की दुनिया में एक बड़ा ही फेमस नाम है और उनकी पर्सनल लाइफ कैसे गुजरती है उसके बारे में जानेंगे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे गुजरती है वो जानेंगे और कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। इसके साथ ही हम बात करेंगे मंकी पॉक्स या मंकी वायरस के हवाले से, इसकी अलामात क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो बढ़ते हैं उनकी जानिब और अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे सबसे पहले जानेंगे बचपन कैसा गुजरा सर, कैसे इस फील्ड में आए, कैसे शुरू हुआ सर? बहुत शुक्रिया जी। बचपन तो जाहिर है अच्छा गुजरता ही है तो बंदा जवान होता है, वरना तो बचपन में ही बंदा ख़त्म हो जाता है। अक्सर हमारे अनफॉर्चुनेटली 15 से 18% लोग तो बचपन के बाद ऊपर ही नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद पेरीनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। तो बचपन अच्छा गुजरा। जाहिर है मैं एक अराइन घराने में पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब जज थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, और इस तरह वालदा भी माशाल्लाह फ्रॉम वेरी एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड। तो मैं सबसे छोटा था, इसलिए जाहिर है छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि छोटों को प्यार करने वाले बड़े माँ बाप के अलावा बहन भाई भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा मेरा गुजरा। मगर मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक्सपोज था बहुत ज़्यादा, तो उसमें शरारतें वगैरह ये बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी मारें खाई बहुत सारी, लेकिन वो मारें अब मेरे लिए एक असासा हैं। मैं उनको बहुत अच्छी मेमोरीज समझता हूँ, जो अपनी वालदा से वालिद साहब से सख्तियाँ झेली, और आज मैं जो भी बना उन्हीं की दुआओं से और उन्हीं की उन कमिटमेंट के ये आगे चले, उसी से बना। उनको कोई उम्मीद नहीं थी मेरे से कि मैं कुछ भी कर सकूँगा ज़िंदगी में, सिर्फ अपनी खेती बाड़ी के काबिल ही रहूँगा। तो वो बहरहाल उन्होंने बहुत कोशिश की और अल्लाह ताला ने फिर उस पर डाला अपना रहम करम, तो फिर आगे चल पड़ी ज़िंदगी। और फिर अच्छा कॉलेज से स्कूल से आगे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फिर मैं बाहर के बहुत सारे मुल्कों में ट्रेन हुआ। तो सर किससे ज़्यादा आप अटैच थे? अपनी वालिदा से ज़्यादा अटैच थे? अपने बहुत ज़्यादा वालिदा से। कभी डांट किससे ज़्यादा पड़ती थी? डांट किससे ज़्यादा पड़ती? डांट तो वालिद साहब से ही पड़ती थी ज़्यादा, लेकिन वालिदा ने भी बड़ा मुझे मारा हुआ है। लेकिन वालिदा से मैं बहुत, मेरा ख्याल है अपनी पूरी लाइफ में मैंने बहुत कम ऐसे कोई बच्चा देखा जो अपनी माँ से इतना अटैच हो और माँ उससे इतना अटैच हो, क्योंकि मैं उनके साथ ही सोता रहा टिल वेरी वेरी लेट। आई थिंक टिल आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। तो हम सोते भी एक ही बेड पे थे। छोटा था, वो बहुत प्यार करती थी। तो सर आपकी वाइफ भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप भी डॉक्टर हैं, तो कैसी गुजरी ज़िंदगी? कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है घर में? डोमिनेटिंग तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें डोमिनेंस नहीं देखी जाती, जिसमें कंपेनियनशिप देखी जाती है। अगर और जिस रिश्ते में मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसमें ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और वो मैं समझता हूँ दुनिया के हर रिश्ते में है, चाहे वो माँ और बाप का भी हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे आपके एम्प्लॉई का हो, क्योंकि उसी पे अगर वो रिश्ते में ट्रस्ट रहेगा, किसी भी रिश्ते में तो रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत प्लेजरेबल रहेगा। ट्रस्ट निकाल देंगे तो वो ही रिश्ता, सेम रिश्ता आपके लिए एक सज़ा बन जाएगा, एक पनिशमेंट बन जाएगा। तो मैंने हमेशा रिश्तों को कोशिश यही की है कि उनमें ट्रस्ट करूँ रिश्तों में, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी वो मेरा ट्रस्ट हार्म नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने किसी पे ट्रस्ट किया है तो उसने भी मुझ पर ट्रस्ट किया है, और ये रिश्ते की खूबसूरती है। ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए और बड़ी दिन मेहनत चाहिए। आपको डिफरेंट
लेकिन अगर एक बन जाए तो वो फिर एक ब्रिज होता है जिस पे बोथ पार्टीज कैन वॉक ऑन। लेकिन उसको ट्रस्ट को टूटने के लिए चंद सेकंड चाहिए, मेंटेन करना भी बाद में मुश्किल होता है। सर बात करें अगर जैसे डॉक्टर्स कहते हैं हमेशा डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, डॉक्टर्स को डॉक्टर से शादी करनी चाहिए या दूसरी फील्ड्स में भी शादियां करनी चाहिए? अक्सर हमारी एक सोच पाई जाती है। डॉक्टर्स को शादी करनी चाहिए जिसके मर्जी करें, इससे डॉक्टर भी एक इंसान है। मेरी तो बाई चांस, बिकॉज मेरी डॉक्टर से नहीं थी शादी हुई, मेरी क्लास फेलो से शादी हुई। अच्छा। तो इसलिए वो भी डॉक्टर बन रही थी, मैं भी डॉक्टर बन रहा था, तो जाहिर है इसलिए हम तो ना मैं डॉक्टर था ना वो डॉक्टर थी उस वक्त। तो इसलिए वो एक और चीज़ है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर से शादी हो। डॉक्टर की भी शादी होनी चाहिए और लेडी डॉक्टर की भी शादी होनी चाहिए। क्योंकि सर अंडरस्टैंडिंग वर्किंग आवर डिफरेंट होते हैं, डॉक्टर्स के एमरजेंसीज में जाना पड़ता है, तो एक डॉक्टर की लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकता है। अंडरस्टैंड, एक शादी एक इतना बड़ा रिश्ता है जो अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है कि उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें की कोई बुक्कत नहीं है, कोई समा जाती हैं। आप डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या एंकर हों या जो, अगर आपकी कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को आप टॉलरेट करते हैं। लेकिन कोई भी एक दूसरे के लिए पैदा नहीं किया जाता। आप में हर इंसान दूसरे से डिफरेंस है, शक्ल में भी, रंग में भी, साख्त में भी, सोचने में भी, हर चीज़ में। तो आप किस तरह एक जैसे तो नहीं हो सकते, चाहे आप जुड़वा बहन भाई भी हैं, तो आपके डिफरेंसेस होंगे। उन डिफरेंसेस को दूसरे अगर रिएक्ट करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आप कुछ आप उनको देंगे, कुछ उनसे लेंगे, तो फिर एक मिडवे निकलेगा और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। गिव एंड टेक है। अगर बात करें सर कोरोना वायरस ने बहुत तबाही मचाई पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, और अब दोबारा से एक नया आगाज़ हो रहा है। सऊदीया ने इंडिया के लिए फ़्लाइट्स अपनी बंद कर दी और बहुत सी कंट्रीज़ में दोबारा से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस जो 11 दिसंबर 2019 को वबा यूहान से वेट मार्केट से शुरू हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल के पेंडेमिक बनी, पाकिस्तान भी उसमें मुब्तला हुआ और अभी भी पेंडेमिक है, उसको डाउनग्रेड नहीं किया गया। इसका मतलब है दुनिया के बेशतर मुल्कों में है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कभी, तो ये इसका एक नेचर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैन एज ए साइंटिस्ट आई कैन सेफली से द वर्स्ट इज़ ओवर। तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है और होती जाएगी और ये अब एंडेमिक बन जाएगी, इसकी आउटब्रेक्स होती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें 90 लाख के करीब लोग अपनी जानें दे बैठे हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो जो एंड ऑफ द टनल है उस पर अब कोई रोशनी नज़र आ रही है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स काफ़ी हो चुके हैं और वायरस अब कुछ कमज़ोर पड़ती जा रही है। म्यूटेशंस उसकी जो हो रही हैं, जो वेरिएशंस हो रही हैं, उसकी वजह से उसका लगाव तो बढ़ रहा है लेकिन वेरिलेंस कम हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इससे निजात अगले 3 से 4 साल में काफ़ी हद तक निजात हो जाएगी, इससे निजात हो जाएगी। लेकिन ये आखिरी ये वायरस या पहली वायरस नहीं जो आई है, ये और भी आती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपना इकोसिस्टम और अपना लाइफस्टाइल ख़त्म कर दिया है कि ग्रीनरी को कंक्रीट से बदल दिया है। हर जगह पे हमने कभी जो नेचर ने जो हमें नेमतें दी थी उन सबको ज़हमतों में हमने कन्वर्ट कर दिया है। चाहे वो पानी था पीने का, चाहे वो देखने की चीज़ें थी, चाहे सूंघने की चीज़ें थी। अब हमारी लाइफ अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, और प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मौसम की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। तो इन लिहाजों से, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जबकि आप डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है यू एक्सपेक्ट के आइंदा जंग अगर 50 साल में होनी है तो ये कोई न्यूक्लियर जंग या टैंकों की नहीं होगी, ये माइक्रोब्स की होगी, जरासीमों की होगी। कोई ना कोई, अब मंकी वायरस आ गया है, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, मंकी पॉक्स आ गया है।
तो ये आता रहेगा। इसलिए जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे मोलक हैं, उन्होंने अगर अपने लोगों का सोचना है तो अपने हेल्थ सिस्टम्स पे पैसे लगाएंगे, प्रिवेंशन पे पैसे लगाएंगे, ना कि वो टैंक और ख़रीद लेंगे। वो अनलाइकली है कि वो यूज़ होंगे अब। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है आजकल लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से, क्या समझते हैं कितनी पायदार है, उसके ऊपर कितना डिपेंड किया जा सकता है कि अगर ये वैक्सीनेशन करवा लेते हैं 3 डोजेज उसकी तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? देखें, कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो 100% मुअस्सर हो। हमने कई वैक्सीन के इधर ट्रायल किए और कर रहे हैं अभी भी। इस वक्त भी चाइनीज़ हमारे दोस्त इधर रह रहे हैं हमारे पास। तो ज़ाहिर है आपकी इम्यूनिटी मिलती है आपको एक वक्त के लिए, फिर वो फॉल होती है, फिर आप बूस्टर लगाते हैं, फिर और ये चलता रहेगा सिलसिला। तो लेकिन मैंने जैसे कहा 3-4 साल में इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त सबको वैक्सीनेटेड रहना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो नहीं हैं, और जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाई उनको बूस्टर लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस है, इसको कौन इसकी साख्त बदलने से, इसकी म्यूटेशन या इसकी वेरिएशन बदलने कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अगर बात करें सर, वैक्सीनेशन जो लोग लगवा रहे हैं, जिन्होंने लगवा ली, लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी अब लगा करेगी, जैसे चिकन पॉक्स की लगती है और बहुत सी वैक्सीनेशन जो होती हैं, तो क्या का तो अभी ये हिस्सा नहीं बनी, लेकिन क्योंकि बच्चे भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं तो बच्चों को भी लग रही है। न्यू बॉर्न को नहीं लग रही, अबाउट 5 ईयर्स से ऑनवर्ड लग रही है, लगनी चाहिए। SOPs की अगर बात करें, अभी भी SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल 100% ज़रूरत है। एक ज़िंदगी का चला जाना ऐसी है जैसे इंसानियत मर गई। तो डेफिनेटली ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है, एक जान बचानी, अपनी जान और दूसरों की जान बचानी, दूसरों की जान और अपनी जान। और अभी हमारी कम्युनिटी में भी है। चाहे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नहीं ज़रूरत, लेकिन मेरे ख्याल में एज ए डॉक्टर अभी भी है, और मैं अपनी ज़िंदगी में इसको रखे हुए हूँ। मैं क्यों रिस्क लूँ? गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि अगर आप लगाएंगे तो मैं जुर्माना कर दूंगी। एग्जैक्टली उसने तो कहा कि जरूर है, सेफर हैंड करवा लेनी चाहिए वैक्सीनेशन ज़रूर। अगर बात करें मंकी पॉक्स या मंकी वायरस की, ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? और ऑब्वियसली अभी तो सिर्फ बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 3 वीक्स के लिए आप क्वारंटीन हो जाएं अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाए। तो सिम्टम्स क्या हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे, और फिर क्या क्वारंटीन होना है और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से। देखिए, ये वही वायरस है, तकरीबन मिलती जुलती है जो चिकन पॉक्स करती है। हर्पीज से ज़रा फ़र्क है, RNA वायरस ही है, और ये भी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है। अफ्रीका से शुरू हुई थी तकरीबन 1618 में, और फिर इसके गायब आ गए, अफ्रीका में केस होते रहे। मंकी से स्विच हुई थी स्पीशीज़ को, इसलिए मंकी पॉक्स कहते हैं। इसमें भी वो नज़ला, ज़ुबान, ज़ुकाम, खांसी और बलगम और छाती का ख़राब होना और रेस्पिरेटरी फेलियर का होना है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई केसेस पाकिस्तान में नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन UK में हुए, जिन्होंने नाइजीरिया से ट्रैवल करके गए, और कहीं काफ़ी जगह भी है आउटब्रेक्स हो रही हैं। तो जाहिर है हमारी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एंट्री पॉइंट है, वहाँ इनको सर्वेलेंस होना चाहिए, और वहाँ उनका क्वारंटाइन होना चाहिए अगर उनको अलामात हैं, और यही सबसे ज़रूरी है। अगर ये हमारे मुल्क में आ गई फिर इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ऐसी सर्वेलेंस का फैसिलिटीज़ हैं भी। कंट्रोल करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एंट्रेंस पॉइंट पे ही इसको रोक लेना चाहिए। सर, अगर बात करें हम पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम की, बहुत से इलाके अभी भी ऐसे हैं यहाँ जहाँ पर बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद नहीं है। इवन अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड होती है वो भी मौजूद नहीं है। क्या समझते हैं पाकिस्तान में ये हेल्थ सेक्टर इतना पीछे क्यों है और इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है? पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को पॉलिटिकल स्लोगन्स में इस्तेमाल किया जाता है कि फ्री फलानी प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। हमारी लीडरशिप किसी भी पार्टी की कुछ सीरियस नहीं है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए। हेल्थ सिस्टम एक टेक्निकल डिसिप्लिन है, बहुत हाईली टेक्निकल। इसको एक जो तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं वो बेहतर समझते हैं, उन्हीं को एम्पावर किया जाए, उन्हीं पे ट्रस्ट किया जाए। उनको प्रॉब्लम्स भी पता है, सोल्यूशन भी पता है। बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम्स में जिनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हम चंद एक बड़े आइवरी टावर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे लाहौर में जिना हॉस्पिटल हो गया, मेयो हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल, इन पे पैसे लगा देते हैं। ये नीचे बेसिक हेल्थ यूनिट है, टोटली इग्नोर्ड है। काम जहाँ पहली फर्स्ट डिफेंस है वो बिल्कुल आपकी एरोडेड है, उसको स्ट्रेंथन करें। आप इधर पैसे कम लगाएं, उधर लगाएं, ताकि इन पे रश कम हो, उधर ही लोगों को ट्रीट करें। ये जो टर्शरी केयर हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं उन बीमारियों के लिए जो सीरियस बीमारियां हैं, जो वहाँ नहीं ट्रीट हो सकती। ये यहाँ पे सारी नॉर्मल डिलीवरी भी यहीं हो रही है, 200 वो नॉर्मल डिलीवरी जिना हॉस्पिटल में हो रही है। फिर जाहिर है अलाइनमेंट की ज़रूरत है ना, और ये सबसे पहली ज़रूरी हो गया कि वहाँ का। फिर हमारे मुल्क में इलाज पे खर्चा जाता है, परहेज़ पे नहीं खर्चा जाता, प्रिवेंशन पे बिल्कुल ज़ीरो। तो इसीलिए हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, हर चौथे बंदे को शुगर है, ट्यूबरकुलोसिस है, बाकी सारा कुछ है। तो इस तरह देखें, मुमकिन नहीं है कि आप टेक्निकल लोगों से मशवरे ना लें, या लें तो उन पर अमल ना करें। तो अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ही पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे तो यही कुछ बनती रहेगी। तो यही कुछ होगा। अगर बात करें रूरल एरियाज़ में, सर अक्सर डॉक्टर मानते भी नहीं हैं कि हमने किसी बड़े अच्छे शहर में ही पोस्टिंग करवानी है, हमने इतने साल मेहनत की है, इतने पैसे खर्च किए हैं डॉक्टर बनने के लिए, और हम रूरल एरिया में चले जाएं। इस हवाले से क्या कहेंगे? एक सोच है हमारी सोसाइटी में। नहीं है, अब तो रूरल एरिया में सिफारिशों से जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपना CIP का हिस्सा बना दिया। ये एक अच्छी चीज़ की है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में हम उनको नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं। अच्छा। कि अगर आप रूरल एरिया में, इसलिए अब वो इशू नहीं है। अब इशू ये है कि वो डॉक्टर जाते हैं वहाँ आगे कोई नर्स डिस्पेंसर कुछ भी नहीं होता, वहाँ दवाई कोई नहीं होती, वहाँ कोई फंड नहीं चल रहा होता। अब ये प्रॉब्लम, तो ये एक डॉक्टर जग जाने से तो कुछ नहीं ना होगा। सब चीज़ें होनी चाहिए, खुली चलनी चाहिए। सर अगर बात करें, खवातीन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, उनको बड़ा एक होता है कि हमारी बेटी काम नहीं करती, और ज़्यादातर ये भी होता है कि उनकी शादी हो जाती है और फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फैमिली कहती है घर को संभालना है। तो डू यू थिंक कि वो सीट ज़ाया करने के मुतरादिफ है? क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान काम कर सकता है। मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि माँ बाप के, यहाँ गवर्नमेंट के, एक पब्लिक सेक्टर में जो मेरी यूनिवर्सिटी बनाती है हज़ारों लाखों डॉक्टर साल के, एक डॉक्टर पे हम 1.25 करोड़ रुपया लगाते हैं। तो वो जब डॉक्टर बन जाती है तो वो ज़्यादा डॉक्टरी तो नहीं करती, वो कपड़े ज़्यादा अच्छे इस्त्री कर लेती है, आलू गोश्त ज़्यादा अच्छा बना लेती है। तो उसकी ज़रूरत है कम्युनिटी को, उस पर पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उसको उसने आगे पढ़ाना है, आगे डॉक्टर बनाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है कि डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है बच्ची को ताकि उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद माँ बाप का भी इंटरेस्ट ख़त्म। माँ बाप बहुत देखते हैं कि लड़का खाता पीता है, लड़का शरीफ है, ख़ानदान खाता पीता है। ये नहीं देखते कि वो ख़ानदान काम करने देगा मेरी बेटी को एज ए डॉक्टर के नहीं। और वो काम वाले कहते हैं, वो काम वो जो ससुराल कहते हैं कि मियाँ चला जाता है बैंक, ये चली जाती है हॉस्पिटल, तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? तो ख्याल ये है कि मदर वुड सफ़र। हालांकि हमारी अपनी तहकीक, हमारी अपनी बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च इस पर किया कि ए वर्किंग मदर इज़ ए बेटर मदर दैन ए नॉन वर्किंग वुमन। वो पैसा ज़्यादा आ रहा है, उस शऊर ज़्यादा है उसको टाइम का, वो टाइम ज़्यादा थोड़ा देती है, लेकिन बेटर क्वालिटी का टाइम अपने बच्चों को देती है। सर तो डू यू थिंक कि हॉस्पिटल्स में या फिर हमारे मुआशरे में ऐसे चाइल्ड केयर यूनिट्स होने चाहिए जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स जो हैं वो बच्चों को छोड़ें? है ना, ये अभी कैमरा इस दरवाजे के आगे ले जाएं है। मैंने कोई इधर 2 दर्जन हॉस्पिटल बनाए हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, कभी भी डे केयर सेंटर के बगैर नहीं बनाए। और हम उनको फ्लेक्सी आवर्स देते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप घर से बैठ के डॉक्टरी का काम करें थ्रू टेलीमेडिसिन। हम कहते हैं फ्रीज करा लें अपना प्रोग्राम। हम सब ये यूनिवर्सिटीज़ एब्सोल्युटली प्रो इट, मगर फिर भी फॉल आउट रेट रहता है। डे सेंटर चल रहा है, आप पर ब्रेस्ट फीडिंग करनी है जाके करें, लेकिन फिर भी लो है रेट जो है। अच्छा सर अगर हम बात करें कि जैसे कि ऑनलाइन आजकल डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं बहुत, अगर कर रहे हैं ना जी, टेलीमेडिसिन हम नहीं की। 1500 है अगर आपने वॉक इन करना है, और 2000 अगर आपने 2000 ऑलमोस्ट, मैं एक रैंडम बात कर रही हूँ, अगर आपने ऑनलाइन चेकअप कराना है, डू यू थिंक एक डॉक्टर जो है वो बेहतर तशखीस कर सकता है एक मर्ज की ऑनलाइन देख के? देखिए, ऑनलाइन इज नेवर एवर गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट फॉर ए फिजिकल कंसल्टेशन। ऑनलाइन एक है कि जैसे कोविड हो गया था, हॉस्पिटल बंद थे, नहीं आ सकते हो इमरजेंसी में, या डर्मेटोलॉजी है, स्किन है, वो जो है
जो सीरियस किस्म की बीमारियां, किसी का गुर्दा फेलियर, ये वो उनको करना पड़ेगा। तो ये टेली मेडिसिन हमने ही शुरू की थी, लेकिन इसकी लिमिटेशन हैं टेली मेडिसिन की। लेकिन टेली मेडिसिन ने बहुत हमारे कोई लाखों करोड़ों टेली मेडिसिन कंसल्टेशन हम कर रहे हैं। अब नाइजीरिया में भी हम कर रहे हैं। इतने दूर मुल्क में तो करना ज़ाहिर है जायज़ है कि वहाँ हम तो नहीं जा सकते हर रोज़ चले जाएं। तो उसमें टेली मेडिसिन स्पेशल सिचुएशन में, नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर ए फिजिकल कॉल, फिजिकल चेकअप। अगर बात करें सर मेडिसिन की, मेडिसिन बड़ी 2 नंबर आ जाती है मार्केट में। मेडिसिन खाते हैं, उसका फ़ायदे के बजाय उसका नुकसान हो रहा होता है। एक अच्छी मेडिसिन कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि आम इंसान को तो नहीं पता ना कि ये ओरिजिनल है या फिर ये फेक है। मेडिसिन वो मिल सकती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। देखें, इधर डॉक्टर बाद में प्रिस्क्राइब करता है, अपने आप खुद ही प्रिस्क्राइब करता है, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बहुत। आपका गला ख़राब है, आप खुद जाके मार्केट से जहर खरीद लेते हैं। आपका ड्राइवर आपको बताया था बीबी मैंने ये दवाई खाई थी, ये तुम भी खा लो, सेल्फ मेडिकेशन। फिर उसके बाद आपके जो फार्मेसी पे लड़के सेल्समैन खड़े हैं वही बैठी जा रहे। आजकल तो एक फार्मासिस्ट रख दिया है कि कोई आए तो यही उनसे पूछ ले। फार्मासिस्ट जो रखना है वो कानून है, वो और चीज है। उसने ये देखना है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वही दवाइयाँ दी हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई। उसने ये नहीं कि अब खुद प्रिस्क्राइब कर सके, इज नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब। ओके, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सर यंग डॉक्टर्स को क्या मैसेज देंगे? यंग डॉक्टर्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि देखें, हम भी कभी यंग डॉक्टर्स ही थे, तो स्काई इज द लिमिट। आप बहुत बहुत बड़े ख्वाब देखें, अपनी औकात देख के ख्वाब ना देखें, अल्लाह को देख के ख्वाब देखें। ख्वाब पूरे होते हैं। आप ये मुल्क, ये सारा सिलसिला आपके हाथ में है। आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे, पैशनेट डॉक्टर होंगे, एम्पैथेटिक डॉक्टर होंगे, तो अपने आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे। अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर होंगे। खुदारा अच्छे डॉक्टर बने और ये नहीं सोचें कि वो रिवॉर्ड आप इस दुनिया में ही मिल जाएगा। अच्छे डॉक्टर को रिवॉर्ड इस दुनिया में मरने के बाद मिलेगा। यहाँ बहुत कम रिवॉर्ड मिलेगा। ये इस रिवॉर्ड की कोई वक़्त नहीं। जो एक मरीज़ जिसको दवाई के पैसे नहीं है, आपकी फ़ीस के नहीं है, उसको देख लेंगे, तो आप अपनी जेब से उसको दवाई ले देंगे, उससे अच्छा बोल लेंगे, वो पता नहीं सारी उम्र आपके लिए दुआएं करेगा। मैं समझता हूँ कि ये दवाएं समेटे, ये एक दवा आपके 50 साल की फ़ीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उनके दिल जीतेंगे तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं मिलेंगी, जो सिर्फ आपको नहीं आपकी आने वाली नस्लों को भी बख्शवा देंगे। तो ये एक मसीहाई का पेशा है, इसको मसीहाई ही रहने दें। इसको ये ट्रेड नहीं बन सकता। ये ट्रेड के लिए और बहुत अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप अपने आप को मार के, अपने नींद को कुर्बान करके, अपनी मैरिड लाइफ को कुर्बान करके, अपने बच्चों के साथ टाइम को कुर्बान करके किसी की जान बचाने की आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है, ज़रूर इस इम्तहान में पास हूँ। कोई नहीं, मैं अमेरिका चला जाऊँ उसी वक्त भाग के कहीं चला जाऊँ, एक सांस भी नहीं बढ़ने लगा, नहीं मिल सकता। इसलिए ये यकीन अल्लाह में रखें। ये आजमाइश है मेरी और आपकी, अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाया। और एंकर की भी है, एंकर अगर अच्छी चीज़ें अच्छी फैलाएगी तो किसी आपके एक मैसेज से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। अगर डॉक्टर्स के एटीट्यूड आपके ये करने से बच जाएंगे, वो भी रिज़ल्ट करेंगे ज़िंदगी बचाने में, तो अल्लाह आपको कितना नवाजेगा वो देखिए। अगर आप सारा कुछ इसी दुनिया में लेना चाहते हैं तो कुरान से बड़ी किताब तो कोई नहीं। वो कहती है पूरी दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर है। सोच के। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। तो नाज़रीन, डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अच्छी बातें हमें सीखने को मिली कि सारा कुछ आपने इस दुनिया के लिए नहीं करना, कुछ काम आप अपने लिए इस दुनिया से जाने के बाद के लिए भी कर लें, ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। एक बहुत ही अच्छी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि मुस्कुराहट भी सदका जारिया है। आपकी मुस्कुराहट से जो आपका मरीज़ है उसकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी, और ये हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। हमारी एक मुस्कुराहट लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर सकती है। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।